आईपीएस दिव्या तन्वर के द्वारा जो गलती की गई वो आपके द्वारा ना की जाए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर, इसलिए मैं आपके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का एक डिटेल वीडियो जो है वो लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में मैं आपको ईडब्ल्यूएस का इंट्रोडक्शन जो है वो दूंगी, फिर मैं आपको हिस्ट्री जो है वो बताऊंगी, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे, और डिटेल में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका वो जो है वो पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये आपको कैसे मिलेगा, कौन सी अथॉरिटीज़ जो है इसे इशू करती है, और मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पाने के लिए। थर्ड पार्ट में मैं आपको FAQs जो है वो डिस्कस करवाऊंगी, जो स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके जो डाउट्स है ईडब्ल्यूएस को लेकर वो हम यूपीएससी नोटिफिकेशन के आधार पर डिस्कस जो है वो करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 जो है वो शुरू करते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है। अगर हम ईडब्ल्यूएस के फुल फॉर्म की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है ये सर्टिफिकेट है। अब हमने डिस्कस कर लिया कि फुल फॉर्म क्या होता है। अब बात ये आती है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये किसको मिलेगा। तो ये जो सर्टिफिकेट मिलता है ये मिलता है यूआर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को। यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, आप कह सकते हैं जनरल कैटेगरी। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या ये जो सर्टिफिकेट है ये ओबीसी, एससी या फिर SC/ST के लिए भी होगा? तो जी नहीं, यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट इशू होगा ये केवल अनरिजर्व्ड या जनरल कैंडिडेट्स को जो है वो इशू होगा जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो भाई अनरिजर्व्ड होना चाहिए कैंडिडेट को या जनरल कैटेगरी का जो है वो होना चाहिए, ओबीसी SC/ST का जो है वो कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि केवल अनरिजर्व्ड क्यों? तो भाई इसका आंसर ये है कि ऑलरेडी जो है वो ओबीसी SC/ST के लिए रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन जो है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो है वो आते हैं। अब बात आती है कि भाई कितना प्रतिशत जो है वो इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। तो भाई रिजर्वेशन जो यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा 10%, और ये जो 10% का रिजर्वेशन है ये आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो मिलेगा, जॉब्स में जो है वो मिलेगा, साथ ही साथ जो आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी जो है ये रिजर्वेशन की व्यवस्था है। तो एक बेसिक विवरण था ईडब्ल्यूएस को लेकर। अब हम इसकी हिस्ट्री जो है वो जानते हैं कि भाई ये शुरू कहाँ से हुआ। तो देखिए पहले ये आपको पता होगा कि 2019 के पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जैसा कुछ भी नहीं था। रिजर्वेशन था ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए, तो जनरल कैंडिडेट वालों के लिए कोई रिजर्वेशन जो था वह नहीं हुआ करता था। लेकिन शुरुआत कब हुई? तो बात है 12 जनवरी 2019 की। 12 जनवरी 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस सर्टिफिकेट को या ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी अनरिजर्व वालों के लिए लाई गई उसे क्या किया गया? अप्रूव्ड किया गया। तो 12 जनवरी 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अप्रूव्ड किया गया था। अब ऑब्वियस सी बात है अप्रूव हो गया तो सबसे पहला कौन सा स्टेट था जिसने इसे अपनाया? तो वो स्टेट था गुजरात। गुजरात के द्वारा जो था वह इस ईडब्ल्यूएस कहना चाहिए रिजर्वेशन को अपनाया गया और लेटर ये इंप्लीमेंट किया गया अदर स्टेट्स में। तो याद रखिएगा गुजरात जो था वह पहला स्टेट था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने जो है वो आपको इस सर्टिफिकेट को लेकर बता दी। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी क्या होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो आईपीएस दिव्या तन्वर थी ना उनके साथ ये वैलिडिटी को लेकर ही जो था वह इशू हुआ था। आपको पता है ना कि उनको जो सर्टिफिकेट था ईडब्ल्यूएस का वो टाइमली नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से उन्होंने पिछले ईयर का सर्टिफिकेट जो था वह सबमिट कर दिया था, जिसे यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो है 1 साल की। ठीक है, कितने साल की है सर्टिफिकेट की वैलिडिटी? वो है
1 साल की, मात्र 1 साल के लिए जो है सर्टिफिकेट वैलिड होगा डेट ऑफ इशू का। ठीक है, यानी कि जिस दिन को सर्टिफिकेट इशू किया गया है उस दिन से 1 साल की जो है वो ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि सर्टिफिकेट जो है वो उसकी वैलिडिटी रहेगी। इसके बाद ये वैध नहीं होगा, याद रखिएगा। तो 1 साल की जो है वो इसकी वैलिडिटी होगी डेट ऑफ इश्यू से लेकर। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, जो दिव्या तन्वर जी है ना, उनके साथ ये इश्यू हुआ था। वो सबमिट नहीं कर पाई थी, यूपीएससी ने भाई रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम आपका जो प्रीवियस ईयर का सर्टिफिकेट है वो जो है वो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसी वजह से उनका जो आईएएस का पद था ना वो नहीं मिल पाया था। मैंने एक वीडियो भी बनाया इसको लेकर कि भाई आईपीएस दिव्या तन्वर को आईएएस का पद क्यों नहीं मिला, जबकि उनकी रैंक तो बहुत अच्छी थी, है ना, आईएएस उनको मिलना ही चाहिए था। अब वो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग भी करती थी, लेकिन चूंकि वो सर्टिफिकेट टाइमली यूपीएससी की जो डेडलाइन है उस टाइम में सबमिट नहीं कर पाई, इसी वजह से उनका जो आईएएस का पद था वह उन्हें नहीं मिला। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा 4th पॉइंट है, वो क्या है, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि भाई ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देखते हैं। पहला पॉइंट है नेशनलिटी को लेकर। कैंडिडेट रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, यानी कि उसकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है उसकी कैटेगरी को लेकर, कि भाई कैटेगरी क्या होनी चाहिए। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो कैंडिडेट है वो अनरिजर्व्ड या फिर जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए ये रिजर्वेशन नहीं है, या ऐसा कहना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो अनरिजर्व्ड का जो है वो कैटेगरी कैंडिडेट की होनी चाहिए। अब हम 3rd पॉइंट जो है वो देखते हैं कि भाई 3rd पॉइंट क्या है। तो 3rd पॉइंट जो है वो है फैमिली इनकम। क्या भाई, फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्सीड नहीं करनी चाहिए 8 लाख से ज्यादा, नॉट मोर देन 8 लाख। यहां पर ध्यान रखिएगा कि फैमिली इनकम की बात हो रही है, ना ही कैंडिडेट की इनकम जो है वो 8 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, और ना ही टोटल जो फैमिली इनकम है, ठीक है, वो जो है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको और बता देती हूं कि भाई फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या है भाई, क्या क्या इंक्लूड होगा। तो प्रोफेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर कैंडिडेट कोई जॉब करता है तो उसकी सैलरी जो है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। यहां पर हम सैलरी भी जो है वो इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ अगर उनका कोई बिजनेस है तो वो भी जो है वो यहां पर इंक्लूड होगा, और एग्रीकल्चर से जो इनकम आ रही है ना, वो भी 8 लाख से जो है वो एग्जीड नहीं होनी चाहिए। तो इसमें प्रोफेशन आपका इंक्लूड हो जाएगा, बिजनेस आपका इंक्लूड हो जाएगा, एग्रीकल्चर इंक्लूड हो जाएगा, सैलरी इंक्लूड हो जाएगी। सीधी सीधी बात है, फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट जो है वो हम देखते हैं कि भाई चौथा पॉइंट जो है वो क्या है। तो देखो चौथा पॉइंट है आपका रेजिडेंशियल फ्लैट। ठीक है, रेजिडेंशियल फ्लैट। अब ये जो रेजिडेंशियल फ्लैट है ये भी जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का जो है वो नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडेड दिस रेंज 1000 स्क्वायर फीट, है ना। इसमें कैंडिडेट और फैमिली जो है वो दोनों इंक्लूडेड रहेंगी, तो उनके पास कोई रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए जो कि 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का हो। 5th आता है आपका एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, 5th आपका क्या आता है, यहां लिख देती हूं मैं, है ना। 5th आपका आता है एग्रीकल्चर लैंड। अब भाई एग्रीकल्चर लैंड का क्या है, तो एग्रीकल्चर जो आपका लैंड है वो 5 एकड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट या फिर उसकी पूरी फैमिली के पास 5 एकड़ से ज्यादा का लैंड नहीं होना चाहिए। 6th पॉइंट आपका आता है रेजिडेंशियल प्लॉट। ठीक है, अब रेजिडेंशियल प्लॉट का क्या है, तो रेजिडेंशियल प्लॉट भी जो है वो 100 स्क्वायर यार्ड्स
किसी भी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में 100 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा का रेसिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कैंडिडेट और फैमिली दोनों इंक्लूडेड यहाँ पे रहेगा। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके लिए आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो इशू करवा सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी या ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसे फुलफिल कर रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 होगा इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलेगा, कौन कौन से अथॉरिटीज इसे इशू कर सकती हैं, और थर्ड हम बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।